कल हमने एक तारे की अवस्था के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं, आज से असली चीज शुरू हो गई, समझ लो। सौर मंडल, यहाँ से क्वेश्चन बनने आपके स्टार्ट हो जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। यानी यहाँ तक का जो भी था एक तरीके का वार्म अप था बस। तो सौर मंडल से रिलेटेड क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले ये सारी की सारी बातें देख लेते हैं। एक तो सौर मंडल की जो से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को देखेंगे। उसके बाद सौर मंडल की संरचना, इसके बारे में एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा संरचना के बारे में। उसके बाद सूर्य से संबंधित तथ्य, तो सूर्य से संबंधित तथ्य जैसे सूर्य की संरचना हो गई है, ठीक है। सूर्य की जो अ, अनेक भाग हो गए सूर्य के, या सूर्य से संबंधित जो भी शब्दावली होंगी। उसके बाद हम लोग सीधे सीधे सौर मंडल के अन्य जो भी सौर मंडल में अन्य जो भी पिंड है उनके बारे में वो संरचना से ही उठा करके ले लेंगे। उनकी परिभाषा एक एक दो दो लेवल पे परिभाषित करना है, ज्यादा वो नहीं करना उसमें। फिर आएंगे हम सीधे सीधे ग्रहों पर, सारे के सारे ग्रहों के बारे में देखेंगे। और सारे के सारे ग्रहों के बारे में देख करके फिर पृथ्वी पाएंगे, और फिर पृथ्वी से फिर हमारा उसी से जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो शुरू हो जाएंगे। ऐसे करके हम लोग अब यहाँ से आगे हमारा कोर्स लिंक्ड करके चलेगा, ठीक है। तो सौर मंडल से संबंधित संरचना में कि सौर मंडल का जो ये निर्माण हो रखा है, बीच में एक तारा है जो कि रासायनिक संलयन प्रक्रिया से स्वतः अपने प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है, और उसके आसपास कई सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। तो ये सब बना कैसे है, इसको लेकर के कुछ लोगों ने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करे। अब ये सिद्धांतवाद वाली विचारधारा लूसेंट वाली विचारधारा होगी एक तरीके से। इस पर भी मैं सिर्फ दो चार सिद्धांत का एक लिंक आपको दूंगा, एक एक कीवर्ड, क्योंकि इससे रिलेटेड प्री में ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आ सकता है। इन सिद्धांतों को क्रम में लगाओगे पहले क्या, या सिद्धांत का नाम आ जाएगा और उसका जो प्रतिपादक है उसका नाम आ जाएगा, तो एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर सूर्य से सौर मंडल से संबंधित सिद्धांत, फ्लो देखो बस। पहला सिद्धांत हमने लिखना है गैसीय परिकल्पना, ठीक है, गैसियस हाइपोथेसिस। दूसरा हो गया निहारिका सिद्धांत, नेबुलर थ्योरी। तीसरा हो गया ग्रहाणु परिकल्पना, प्लैनेटेसिमल थ्योरी। और उसके बाद हो गया ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस। और उसके बाद फिर जॉर्ज लेमेंटर का बिग बैंग थ्योरी आया। पर जब बिग बैंग थ्योरी आया तो उससे पहले सिर्फ सौर मंडल तक चीजें चल रही थी बस। सौर मंडल तक की चीजें चल रही थी कि ये बना कैसे, क्योंकि वो जैसे बना होगा उससे फिर बाकी चीजों पर हम लिंक कर देंगे। तो एक क्रम है। जो गैसीय परिकल्पना है इसका प्रतिपादन हुआ था 1775 में, ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है। और इसके प्रतिपादक थे इमैनुअल कांत, इमैनुअल कांत। तो इसको कांत का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसलिए कांत वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है निहारिका सिद्धांत। है निहारिका सिद्धांत 1796 में प्रतिपादित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और निहारिका सिद्धांत दरअसल गैसीय परिकल्पना के ही एक तरीके से और उसको दृढ़ता और उसी सिद्धांत पर अवस्थित कुछ और तर्क दे दिए थे लाप्लेस के द्वारा। तो यहां पर यह सिद्धांत आएगा लाप्लेस द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना 1900 ईस्वी में दो व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक का नाम था चैम्बरलिन और मूल्टन। ये दो लोगों ने प्रस्तुत करा था क्या सिद्धांत अभी देखते हैं। और ज्वारीय परिकल्पना ये 1919 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। जीन्स और
जेफरी द्वारा, जेफरीस, जीन्स और जेफरीस के द्वारा। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बन गया, परिकल्पना का नाम, उसका प्रतिपादक। ठीक है, इन सब में से जो सबसे मान्य सिद्धांत है, सबसे सटीक मान्यता प्राप्त सिद्धांत, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल के संदर्भ में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन सा है, तो ये निहारी का सिद्धांत है, जो कि लैपलेस की सिद्धांत है, नेबुलर थ्योरी। समझते हैं, आप यहां से आगे आ जाओ एक एक करके। ठीक है, कीवर्ड देखते हैं। गैसीय परिकल्पना से सौर मंडल की संरचना की सटीकता शुरू होगी। इमैनुअल कांत ने बोला कि ये जो जहां पर भी आपका सौरमंडल बना है, यहां पर चाहे सूर्य हो या फिर कुछ अन्य ग्रह हो, कुछ अन्य ग्रह हो, यहां छोटे छोटे गैस के बादल थे। क्या थे यहां पर? छोटे छोटे गैस के बादल थे। ठीक है, गैस के बादल, ये गैस के बादल अपनी अपनी जगह पर ठंडे हुए और ठंडे के कारण ये बने सूर्य, ग्रह, उपग्रह। वैसे आज के डेट में कोई पूछेगा नहीं इनके सिद्धांतों के बारे में, मुझे मतलब मैंने बहुत सालों से ऐसे क्वेश्चंस देखे नहीं है, इसलिए सौर इन चीजों पर हम ज्यादा फोकस करते नहीं है। बट आप बस इसको माइंड में रखना कि उसने बोला कि यार अलग अलग जगह पर गैसीय गैसेस थे और वो आपस में गुरुत्व बल हो गया, विद्युत चुंबकीय बल हो गया, कमजोर बल हो गया, परमाणु बल हो गया, ये सारे बलों के कारण आपस में संकुचित हो रहे थे। उसके साथ साथ पिंड निर्माण हो रहा था। पिंड निर्माण होते होते कुछ पिंडों के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो गई होगी, जिससे सूरज बन गया और बाकी ग्रह उसके आसपास हो गए। लेकिन ये बाकी ग्रह उसके आसपास घूम क्यों रहे हैं? कौन सा बल है जो सभी ग्रहों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है, चाहे वो गुरुत्व बल है उसके साथ साथ? तो आपने आप केंद्रीय और अधिकेंद्रीय बल के बारे में सुना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीबिटल फोर्स। ये तर्क थोड़ा सा आगे चल करके निहारी का सिद्धांत ने प्रस्तुत करा। तो लैपलेस ने बोला कि गैस के बादल तो थे, ठीक है, लेकिन यहां पर एक फर्क ये था कि उसने बोला कि सबसे पहले हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में एक इस प्रकार का आकृति का एक गैस का बादल था, ऐसा कोई। ठीक है, एक डिस्क, इस पर आप लिख लेना, डिस्क आकार का गैस का बादल। अब ये जो डिस्क आकार का गैस का बादल था, इस डिस्क आकार के गैस के बादल में सबसे पहले एक सूर्य का निर्माण होना शुरू होता है। सूर्य के निर्माण होने के बाद फिर अलग अलग जगह पर ग्रहों का निर्माण शुरू होने लगा। ठीक है, यानी कि ये तो लगभग लगभग इमैनुअल कांत का जैसा सिद्धांत था। और साथ में उसने ये बोला कि ये जितने भी ग्रह हैं, ये ग्रह फिर किसके चारों तरफ परिक्रमण करने लगे? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करने लगे। ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करा था निहारिका सिद्धांत के लाप्लेस के द्वारा, जो आज अभी तक ये सिद्धांत मान्य है। तो डिस्क आकार का एक गैस का बादल था, ठीक है, इसी बादल से फिर किसका निर्माण होता है? सौरमंडल के जो जितनी भी चीजें हैं, सूर्य हो गया या फिर ग्रह हो गया या लघु ग्रह हो गया या जो भी चीजें हैं। तो इसने डिस्क शब्द का यूज कर दिया। इसने जो शब्द यूज करा, छुटपुट छुटपुट अपनी 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 जगह पर बोला इसने, लेकिन इसने बोला कि नहीं, अपने आप भी नहीं बना, ये गोल 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 घूम रहे थे पदार्थ, और वो जाकर के फिर आपस में इकट्ठे होते रहे गुरुत्व बल के कारण। जो अगल बगल के पदार्थ है वो उसकी तरफ आ गए। जैसे देखो पृथ्वी भी घूम रही है, और आपको पता है पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसीय आवरण है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। और ये वायुमंडल अभी निर्मित हो रहा है। ये सब वायुमंडल जो है वो धीरे 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 करके इसके पदार्थ क्रस्ट पर चिपक जाएंगे गुरुत्व बल के कारण। जो चिपक गए उससे क्रस्ट बन गया, जो अभी नहीं चिपके हैं वो अभी उड़ रहे हैं इधर उधर धीरे धीरे करके।
और कई जो जैसे जुपिटर और उसके आगे वाले जो ग्रह हैं उनका तो अभी क्रस्ट भी ढंग से नहीं बना हुआ है। लाप्लेस का सिद्धांत हल्का सा माइंड में रखना है, कोई बहुत ज्यादा तर्कवाद इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है। चैम्बरलेन और मूंटेल ने बोला कि यार सोलर सिस्टम का ना निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ। ये बात सत्य है कि अलग अलग जगह पे गैसों के बादल थे, तारे तो बन चुके थे पहले। तो इन्होंने बोला कि जैसे ये सूर्य है तो सूर्य के नजदीक से एक तारा गया, ठीक है, सूर्य के नजदीक से क्या गया, एक तारा, ये हो गया सूर्य और ये हो गया एक तारा। ये तारा सूर्य के नजदीक से गया तो तारे और सूर्य के बीच में गुरुत्व बल विकसित हुआ होगा। ये जो गुरुत्व बल है उससे सूर्य के आसपास आसपास की जगहों पर जो गैसीय परिकल्पना थी ये ऐसे 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 करके, एक सेकेंड ना, शेप अलग हो गया, इसके आसपास ग्रह बनने शुरू हो रहे होंगे। अब क्या हुआ कि ये जो तारा सूर्य के नजदीक से ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ये तारा अपनी तरफ इन गैसीय पदार्थों को या छोटे छोटे जो पिंड ग्रह बन रहे होंगे इनको अट्रैक्ट करता गया। जब ये अट्रैक्ट करता गया तो इसने एक किसका एक शेप लिया, ऐसे सिगार का जैसे शेप लिया, ऐसे करके सिगार आकृति, मतलब सिगार आकृति में सौर मंडल की संरचना शुरू हुई। यह थ्योरी मान्य नहीं है, बस बता रहा हूं कि ऐसा उन्होंने बताया है। क्योंकि आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिस्क प्योर डिस्क भी नहीं है, हम प्योर सिगार भी नहीं है, दोनों का मिश्रित है और वो है दीर्घ वृत्ताकार, ऐसे सौरमंडल दीर्घ वृत्ताकार रूप में बना हुआ है। चलो जी, इसने डिस्क बोला। इसी तरीके से जीन्स और जेफरीज का सिद्धांत है, इसको द्वितारा सिद्धांत बोलते हैं इसको। इसने भी लगभग लगभग यही थ्योरी प्रेजेंट करी। इसने भी बोला कि सूर्य के सामने से एक तारा गया ऐसे ही, ठीक है, लेकिन उसने एक जीभ की आकृति बनाई। कैसे? जीभ आकृति, जीभ आकृति में सौरमंडल की संरचना करी। अच्छा, ये आकृति क्या है? इसका मतलब यह था कि ग्रह, ये ग्रह ऐसे बन रहे थे इनके बीच में, इस जीभ की शेप में। इसका मतलब था सिगार की शेप में ये ग्रह ऐसे बन रहे हैं। तो आज ना तो जीभ की आकृति में है, ना तो आज सिगार की आकृति में, और हाँ डिस्क आकृति में है जरूर, लेकिन उसमें भी दीर्घ वृत्ताकार डिस्क आकृति है। तो इन चार सिद्धांतों में सौरमंडल की संरचना क्या हुई है वो बताई गई है। अंदर से कुछ क्वेश्चन ऐसा खास पूछेगा नहीं, बस इनको थोड़ा सा याद करना पड़ जाता है। मेन चीज ये है कि सौरमंडल का निर्माण अलग अलग जगह पर जो गैसेस थे वो गैसेस आपस में क्या हुए, पदार्थ का रूप धारण करने लगे। पदार्थ का रूप धारण करने लगे तो ज्यादा से ज्यादा संकुचन गुरुत्व बल के कारण पदार्थ और आपस में चिपकते रहे। रासायनिक क्रिया, रेडियो एक्टिव क्रिया, कई क्रियाएं साथ साथ में चल रही होंगी और इस तरीके से पिंड का निर्माण होता है। पहले कोर वाला हिस्सा बना होगा, फिर मेंटल वाला हिस्सा बना, फिर क्रस्ट वाला हिस्सा बना, फिर वायुमंडल वाले हिस्से बने। कई ग्रह तो अभी भी ऐसे हैं जिनके वायुमंडल नहीं है। उदाहरण के तौर पर जो बुध ग्रह है, जो पहला ग्रह है, उसका वायुमंडल है ही नहीं। इनफैक्ट बुध ग्रह तो खुद सूर्य के वायुमंडल में ही है, मतलब जहां तक सूर्य का वायुमंडल फैला हुआ है वहां तक बुध ग्रह उसी के बीच में कहीं पर है। तो इस तरीके से ग्रहों की संरचना होती है। और जब ये एक शेप में सारे पिंड ठंडे हो जाते हैं, अभी भी गैस या धूल है ब्रह्मांड, ये सौरमंडल के अंदर हर चीज अभी पिंड के रूप में विकसित नहीं हुए, क्योंकि जो बाद बाद वाले ग्रह हैं उनमें अभी काफी गैसीय पदार्थ पना है, तो ये बन रहे हैं अभी। लेकिन अंदर वाले ग्रह जो हैं, ये पृथ्वी, मार्स, मंगल तक के जो ग्रह हैं वो लगभग लगभग ठोस हो चुके हैं। तो इस तरीके से सौरमंडल का निर्माण होता है। सिद्धांत में आपको सिर्फ 4 सिद्धांत याद रखने हैं। कांत का सिद्धांत गैसीय परिकल्पना, लाप्लेस का सिद्धांत निहारिका, निहारिका एक केंद्र को कहते हैं। तो यहां पर गैस के बादल का केंद्र जो कि सूर्य है, सूर्य को लेकर के बोला गया कि पहले सूर्य बना और उसके बाद ही सारी की सारी कहानी बनाई गई है।
लगभग लगभग 4.6 बिलियन साल पहले की बात है, 6.5 अरब साल, 4 अरब साल पहले की बात है। सीधा आते हैं आप सौर मंडल की संरचना, फिर उसके अंदर डिटेलिंग में जाते हैं कैसे याद रखना है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं सौर मंडल की संरचना को लेकर के, आप भी डायग्राम लगभग लगभग वैसे ही बनाना, ठीक है। हेडिंग डाल लो आप सौर मंडल की संरचना। ये शुरुआत में थ्योरी अभी बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन अभी आगे आ जाएगी थ्योरी। सौर मंडल की संरचना लिस्ट भी बना लेना आप लास्ट में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सौर मंडल में क्या है, एक तारा सूर्य, ये तो आपको पता ही। उसके बाद सौर मंडल में है कुल 8 ग्रह, ठीक है। तो सबसे पहला ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद जुपिटर। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, और जुपिटर को क्या कहते हैं? अरे यार जुपिटर को क्या कहेंगे? बृहस्पति, सॉरी, बताओ, हिंदी में ही नहीं आ रहा। बृहस्पति, उसके बाद आएगा आपका शनि, उसके बाद आएगा अरुण, उसके बाद आएगा वरुण, ठीक है। अरुण, वरुण, कितने ग्रह हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह, ठीक है। ये इसके बाद आ गए। थोड़ा इनको आगे आगे कर देते हैं क्योंकि मुझे जगह पीछे और चाहिए होगी। तो 8 ग्रह, एक तारा, 8 ग्रह। उसके बाद आते हैं 5 बोने ग्रह, ठीक है। कैसे ग्रह है? बोने ग्रह। तो बोने ग्रह मैं आपको पिंक से बना रहा हूं, बोना ग्रह, जैसे यहां पर सिरिस। सिरिस क्या है? बोना ग्रह। बोने ग्रह कुल कितने हैं? 5। बुध क्या है? ग्रह। ग्रह कुल कितने हैं? 8, ये मैंने बता दिया। अब सिरिस जैसे और कितने बोने ग्रह हैं? बोने ग्रह सौर मंडल में कहां तक है ये देखते हैं। वरुण ग्रह है, इसके बाद यहां पर एक पेटी आती है, मतलब बहुत सारे चट्टान खंड और ऐसे उल्का पिंड या पिंडों की चट्टान आती है, यहां पर है। उसमें से एक हो गया यम। यम मतलब प्लूटो, ठीक है। यम जो हो गया वो क्या है? प्लूटो। इसके अलावा माके हाउ मेउ और इरिस, ये सबसे बड़ा बोना ग्रह है। बोना ग्रह वगैरह ये सब मैं यहीं पर लिखवा रहा हूं, इसलिए आगे ध्यान, आगे हो सकता है कि मैं ये रिपीट ना करूं, बट लिस्ट थ्योरी लिखवानी होगी तो लिखवा दूंगा। 5 बोने ग्रह हैं। अब बोना ग्रह क्या होता है वो अभी छोड़ दो, 5 बोने ग्रह। उसके बाद है 166 से ज्यादा, अभी एग्जैक्ट नहीं है, 166 से ज्यादा उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। तो प्राकृतिक उपग्रह आप ऐसे समझते हो ना, चंद्रमा, ये क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। ऐसी मंगल के पास 2 हैं, ठीक है, फोबे और डिमोस, ठीक है, फोबोस और डीमोस। ऐसी बृहस्पति, शनि, इन सब के पास कई हैं। तो 166 के आसपास उपग्रह। इससे पहले वाले जो ग्रह हैं शुक्र और बुध, इनके एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी से लेकर के वरुण तक आपको सबके उपग्रह मिल जाएंगे, कई हैं। अभी तो खोज ही चल रही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो नेक्स्ट चीज क्या आ गई मेरे पास? प्राकृतिक उपग्रह, जो कि कितने हैं सौर मंडल के अंदर? 166 के आसपास, ठीक है। ग्रह आ गया, बोना ग्रह आ गया, उपग्रह आ गया। अब इसमें आता है एक क्षुद्र ग्रह। मंगल और पृथ्वी के बीच में ऐसे चट्टान खंड है कई सारे। क्या है? चट्टान खंड। इनको क्या बोला जाता है?
शूद्र ग्रह। कहां पर है ये? यहां पर। तो एक शूद्र ग्रह पेटी यहां पर है, और कुछ ग्रह ये हैं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको इधर वाले, ये, इसको कहते हैं कूपर बेल्ट। क्या कहते हैं इसको? कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट भी एक्चुअल में क्षुद्र ग्रह की पेटी है। तो देखा जाए तो ऐसे चट्टान खंड के कई सारे चट्टान खंड, ऐसे बहुत सारे, ऐसे पूरे सौर मंडल के चारों तरफ इधर, और एक इस तरफ है इधर, ऐसे। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पहला पेटी है, और दूसरा है कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट यहां तक आपका सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम सूर्य से शुरू और खत्म कहां पर हो रहा है? कूपर बेल्ट तक। हम लोग तो केवल वरुण तक पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोग प्लूटो तक पढ़ रहे थे। लेकिन 2006 के बाद जब एयू ने ग्रह की परिभाषा करी, तो 2019 में प्लूटो को अलग कर दिया गया था। अभी भी चर्चा चल ही रही है, लेकिन अभी इसको ग्रह में शामिल नहीं किया गया। तो ये प्लूटो भी कूपर बेल्ट का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर लाखों चट्टान खंड हैं, जैसे यहाँ पर लाखों चट्टान खंड है, वैसी लाखों चट्टान खंड यहाँ पर भी है। कितनी चीजें हो गई हैं? एक ग्रह, दूसरा, सॉरी, एक तारा, ग्रह, उप बोने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, 5 चीजें हो गई। सौर मंडल के अंदर कौन सी चीज कहां पर है, और ये लोकेशनिंग ही क्वेश्चन यहीं से बनेगा डायग्राम से। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पेटी यहां पर बहुत सारे हैं। इसके बाद इसके अंदर आता है उल्का पिंड। ठीक है, तो जैसे समझ लो मैंने यहां पर एक एक क्षुद्र ग्रह आ गया यहां से छटक करके यहां पर। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया मैंने? उल्का पिंड। ये जो उल्का पिंड है, ये ऐसे पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ये जो क्षुद्र ग्रह पेटी के चट्टान खंड है, वैसे तो जैसे जैसे मंगल ऐसे घूमता रहेगा, बृहस्पति ऐसे घूमेगा, तो इन दोनों के गुरुत्व बल के कारण कुछ इससे वो एक संबंध बना रखा है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मंगल आगे निकल गया, जुपिटर पीछे है, तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये सूर्य से या अन्य ग्रह के गुरुत्व बल से आकर्षित हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ हमारे सौरमंडल में किसके पास होगा? जाहिर सी बात है, सूर्य। तो यहां से देखो, इस कूपर बेल्ट से इधर तक सूर्य के अंदर जा रहे हैं सारे क्षुद्र ग्रह, ये भी जा रहा है। तो ये जब ये सारे के सारे क्षुद्र ग्रह या चट्टान खंड जो होते हैं, ये जब पृथ्वी के आसपास जाने लगते हैं, तब इनको हम उल्का पिंड बोलते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह पेटी है यहां पर तो अंदर ही अंदर घूम रहे होंगे, तो इसको केवल क्षुद्र ग्रह बोलेंगे। लेकिन यही क्षुद्र ग्रह अगर अपनी नियमित कक्ष से बाहर आ गया है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? उल्का पिंड। यही चट्टान खंड है ये बात समझ में आई? इसके बाद अगली चीज आती है कॉमेट, यानी कि धूमकेतु। ये शनि ग्रह है, समझ लो। यहां पर मैंने एक और पिंड बना दिया ऐसे लंबा सा, और उसकी एक पूंछ भी है, चट्टान खंडों की पूंछ है, क्योंकि जैसे जैसे इधर जाओगे ठंड बढ़ती जाती है। तो ये बर्फ के खंड हैं, समझ लीजिए। तो इसको कहते हैं धूमकेतु। क्या कहते हैं? धूमकेतु। कॉमेट सुना है आपने? पुच्छल तारा, या तो मैं धूमकेतु बोल दूं या फिर इसको क्या बोल दूं? पुच्छल तारा। जैसे आपका 2-3 पुच्छल तारों के बारे में मैं आपको लिखवा दूंगा जब थ्योरी कराऊंगा इसकी। तो हेलिस कॉमेट हर 76 साल बाद दिखता है हमें। टेम्पल 1, ये भी शनि ग्रह के इस तरफ पड़ता है। अब देखो ये धूमकेतु क्या होता है। धूमकेतु क्या होता है, जैसे जैसे शनि घूम रहा है, ये धूमकेतु भी सूर्य के ही चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन ग्रहों की तो एक नियमित कक्षा है ना, एक नियमित रास्ता है। ये ग्रह अपने रास्ते से भटकते नहीं है। लेकिन ये जो धूमकेतु है, ये अपने रास्ते से अटकते भटकते रहते हैं। ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अपने रास्ते पर एक नियमित कक्षा पर ये नहीं रहते। तो धूमकेतु अगली चीज होगी जिसको हम पुच्छल तारा बोलते हैं। और ऐसे कई पुच्छल तारे होंगे, हमको तो सिर्फ 2 4 5 के नाम पता होंगे। ठीक है, तो धूमकेतु। इतनी चीजें तो चट्टान खंड के रूप में हैं। कितनी चीजें हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब कुछ यहां पर क्या होगी, ऐसे खगोलीय धूल।
जो अभी संकुचित नहीं हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ पर होती है खगोलीय धूल और खगोलीय गैस। गैस भी तो होगी ना जो अभी संकुचित नहीं हुई होगी। ये सबसे भरा हुआ है आपका ब्रह्मांड। लगभग लगभग सौर मंडल में कितनी 9 चीजें मैंने आपको बता दी है। इससे बना हुआ है सौर मंडल। ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये बनाना है। उसके बाद तब आप इसी डायग्राम को फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे, एक एक चीजों के बारे में बताऊंगा। अब एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले सूर्य के बारे में, ठीक। फिर से एक डायग्राम बना करके चलेंगे। यहां पर मैं थ्योरी भी कराऊंगा। डायग्राम में जो चीजें कराऊंगा उसके लिए परिभाषा जहां जहां जरूरत होगी वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले तो सूर्य का से संबंधित कुछ वैसे ही तथ्य, जैसे आपसे पूछेगा सूर्य की आयु कितनी है, तो सूर्य की आयु है 4.6 अरब वर्ष। हो सकता है वो अरब के लिए बिलियन शब्द का इस्तेमाल भी करे, तो 4.6 अरब वर्ष पहले, किसी किसी किताब के अंदर 5 अरब भी दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने साल पहले सूर्य का निर्माण होना शुरू हो चुका था, मतलब बन चुका था सूर्य। उसके बाद सूर्य की रासायनिक संरचना, हमको पता है कि सूर्य में 98% दो ही तत्व है, और वो क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। यही दो पदार्थ है। इसमें से भी मुख्य पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। लगभग 70% हाइड्रोजन है और लगभग 28% हीलियम है। नासा के हिसाब से देखें तो देखो, नासा का मैं यहां लिख देता हूं। नासा के अनुसार 74 और 24% है, ठीक है, ये मैंने अलग कर दिया है। हालांकि आपसे ये जो किताबों में चल रहा है स्टैंडर्ड 70-24 यही चल रहा है। और बाकी यहां पर 2% यहां पर क्या हो गए? अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, या आपका निकल हो गया, जो कुछ भी धरती पर आप जितने भी तत्व कल्पना कर सकते हो, 118 तो वैसी पीरियोडिक टेबल में सब है, समझ लो, ठीक है। मूल रूप से ये चीजें हैं। उसके बाद तो 98% हाइड्रोजन, क्योंकि सूर्य के अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, जो प्रकाश और ऊर्जा को उत्सर्जन कर रहा है, वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तो है, जो कि इससे पहले हमने तारे के अंदर की प्रक्रिया देखी थी। तो ये तत्व सबसे ज्यादा है। तीसरी चीज, अब यहां से आता है कि सूर्य से संबंधित मुख्य भाग, सूर्य के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले सूर्य का कोर, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिव क्षेत्र, संवहन क्षेत्र, ये हो गए सूर्य के आंतरिक भाग, सूर्य के अंदर के हिस्से में आपको बता रहा हूं। कोर सूर्य का सबसे गर्म होता है, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, सबसे गर्म क्षेत्र सूर्य का, ठीक है। जैसे हम बाहर आते हैं सूर्य के, तो सूर्य की जो सतह है उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। उसके बाद कौन सा हिस्सा आता है? प्रकाश मंडल। ये एक तरीके से सूर्य की सतह और उसका जो निचला वायुमंडल है, तो आप सतह लेकर के चलो, ठीक है। उसके बाद प्रकाश मंडल वो क्षेत्र है जहां पर रासायनिक क्रिया इतनी तेज है, इतना गर्म है कि वहां बुलबुले उड़ रहे हैं। ठोस नहीं है वो, हमारे क्रस्ट की तरह बुलबुले उगल रहे हैं। तो यहां पर जो है कई सारे सतह पर कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। जैसे जो सूर्य की सतह पर जो बुलबुले हैं, वो बुलबुले जो हैं वो सतह से छटक करके बाहर आ जाते हैं। तो जब ये बुलबुले छटक करके बाहर आ जाते हैं तो एक गड्ढा सा बन जाता है,
उस गड्ढे को कहते हैं सौर कलंक। अभी ये सब चीजें मैं डायग्राम में भी बताऊंगा और इनकी एक एक लाइन में परिभाषा भी लिखवाऊंगा, ठीक है। सौर कलंक, इन सौर कलंकों से जो सूर्य का जो बुलबुला भटछटक के सूर्य के वायुमंडल में चला जाता है या उससे बाहर भी आ जाता है वायुमंडल में, इसको कहते हैं सौर ज्वालाएं। ये सौर ज्वालाएं अगर हमारे पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्रवेश कर दें तो ये आपस में प्रकीर्णन करती हैं, स्कैटरिंग करती हैं और तब रंगीन रोशनी उत्पन्न करती है। तो जो हम लोग ये रंगीन रोशनी अरोरा जिसे बोलते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर यही शब्द का इस्तेमाल होगा। तो सौर ज्वाला हमें चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है। उसके बाद प्रकाश मंडल से जैसे मैं सूर्य में अब बाहर की तरफ आता हूं, वायुमंडल की तरफ, तो उसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फियर, ठीक है। इसको सूर्य के वायुमंडल का मध्य मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य मंडल सूर्य का वायुमंडल का हिस्सा है। और उसके बाद आता है कोरोना, ये सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण जब आपका लगता है तो उस पूर्ण सूर्य ग्रहण में जो एक रिंग जैसा आकृति बनता है रोशनी का, वो जो रिंग जैसा आकृति होता है वो एक्चुअल में कोरोना वाला हिस्सा दिखता है हमें। हमें क्रोमोस्फियर वाला हिस्सा नहीं दिखता है, ना प्रकाश मंडल वाला हिस्सा दिखता है, ठीक है। कम से कम आपको सूर्य से संबंधित इतनी बातें याद रखनी है। इनमें से कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज से रिलेटेड कोई ना कोई फैक्ट आपसे पूछ लेगा कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखो, सूर्य की अपने अक्ष पर घूम भी रहा है, वो रोटेशन भी कर रहा है वो, ठीक है। वो पूरे के पूरे आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ भी घूम रहा है। तो परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति, द्रव्यमान, गुरुत्व बल, वेग, ये सब की जरूरत इतना यहाँ पर नहीं पड़ती है, रेयरली कभी पूछा जाता है, बट लूसेंट के अंदर से आप वो सारा का सारा निकाल सकते हो। डायग्राम से समझते हैं सूर्य को, ठीक है। ये चीजें लिख ली आपने, अब आते हैं डायग्राम पर। तो एक सूर्य की संरचना का एक डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले सूर्य का कोर, ठीक है। कौन सा हिस्सा हो गया सूर्य का? कोर। 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। ये सूर्य का सबसे गर्म भाग है, पूछेगा क्वेश्चन। उसके बाद जहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया सबसे तेज है, इस क्षेत्र को कहते हैं रेडियो एक्टिव क्षेत्र, ठीक है। गर्मी बहुत है, पदार्थ आपस में गर्म हो रहे हैं। उसके बाद आता है इसका बाहर वाला हिस्सा, इसको कहते हैं संवहनीय क्षेत्र। अब ध्यान देना, ऐसा ही कुछ संरचना में मैं पृथ्वी का भी कराऊंगा, ऑलमोस्ट सबका एक जैसी तो रहेगा ना। और ये जो संवहन वाला जो क्षेत्र है, यहां से सूर्य के गर्म तरंगे ऐसे बाहर, फिर नीचे, फिर दोबारा ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर गरम गरम जो रेडियो एक्टिव तत्वों के आपस में केमिकल रिएक्शन से जो संवहनीय धारा, गर्म धाराएं जो निकल रही होती हैं, वो बाहर की तरफ आ रही होती है, यानी कि अंदर की गर्मी बाहर आ रही होती है इस क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद तब बनता है सूर्य का सतह, ये सूर्य का सतह हो गया, इसको बोलेंगे प्रकाश मंडल। क्या बोलेंगे? प्रकाश मंडल। इस प्रकाश मंडल में जैसे समझ लो, मैंने बोला यहां पर बुलबुला उठा तो थोड़ा सा गड्ढा जैसा दिखेगा, ठीक है। तो इस गड्ढे को मैं क्या बोलूंगा? सौर कलंक, एक प्रकार का गड्ढा है। ये सूर्य का सबसे ठंडा भाग है, जहां पर तापमान
1500, मात्र 1500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, सौर कलंक के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा, सूर्य का सबसे ठंडा हिस्सा कौन सा होता है। तो जो ये बुलबुले छटक के बाहर आ जाते हैं, वो छटक करके बाहर आकर के सूर्य की सतह पर जो हिस्सा बनता है ये है। ठीक है, सूर्य का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है, कोर। तो इस पर लिख लेना आप, सबसे गर्म क्षेत्र। ठीक है, प्रकाश मंडल का टेम्परेचर ये भी पूछ लेगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है प्रकाश मंडल में तापमान, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक से जो ज्वालाएं ऐसे निकल करके ऐसे छटक करके आएंगी, तो इनको क्या बोला जाएगा, सोलर फ्लेम्स, सौर ज्वालाएं। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद सूर्य का क्रोमोस्फेयर, यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है सूर्य का वायुमंडल का। ठीक है, ये हो गया आपका क्रोमोस्फियर, इसको मध्यमंडल भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे भारी हिस्सा होगा सूरज का, वो क्या हो जाएगा, एकदम सफेद वाला हिस्सा। ये कैसे दिखता है, एक तरीके से ऐसे दिखता है। ये हो गया आपका कोरोना। ठीक है, कोरोना से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा है। ठीक है, और ये कब दिखता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। ठीक है, यहां से आगे, प्रकाश मंडल से आगे, ये यहां से आगे ये आपका क्या है, सूर्य का वायुमंडल। यहां पर मैं एक ग्रह बना रहा हूं, कौन सा ग्रह बनाऊं मैं आपको, ठंडा, ऐसे। एक मिनट, एक सेकंड ना, अरे गड़बड़ हो गया जरा। इस तरफ ठंडा होगा ना, जिधर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, इस तरफ लगा देता हूं मैं इसको ठंडा, और इस तरफ बना देता हूं मैं इसको गरम। कौन सा ग्रह हो गया ये, बुध ग्रह। बुध ग्रह ये रहा वायुमंडल में। नहीं, क्रोमोस्फेयर कोरोना और उसके आगे तक भी है सूर्य का वायुमंडल। ठीक है, पर जो मुख्य है, ये दो हिस्से हैं उसके वायुमंडल के, कोरोना। असल में देखा जाए तो जो मेन सन है वो ये है, ये है इतने तक। ये तो बाकी उसकी ऊर्जा है ना, जो नाभिकीय संलयन हो रही है, यहां तक है सूर्य जो मेन है, सतह, सूर्य का सतह ये है ना, ये है। ये तो उसकी रोशनी है जो हम ऐसे ऐसे नहीं बनाते हैं, ये वो है ये सब। नहीं, बुध ग्रह कोरोना में नहीं है, कोरोना के बाहर है, पर है वायुमंडल का हिस्सा, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल कोरोना के बाहर का क्षेत्र भी कवर अप करता है। ठीक है, ये आपकी सूर्य की एक परफेक्ट संरचना है, सबसे ठंडा क्षेत्र, सबसे गर्म क्षेत्र। औरोरा की, औरोरा यानी कि रंगीन प्रकाश के लिए मुझे सौर ज्वालाएं चाहिए, यहां पर आप लिख लेना अरोरा। अरोरा उत्पन्न करता है, ये अभी कैसे करता है ये सब आगे आ जाएगा। सूर्य का वायुमंडल, अब देखो सूर्य की रिसर्च तो चल ही रही है, कई सारे नासा के प्रोजेक्ट्स भी जा रहे हैं। आप जानते हो, जैसे मान लो बात मैंने बोला ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से हमने एक प्रोजेक्ट भेजा हुआ है, आदित्य 1, है ना, एक हमने क्या यंत्र भेजा हुआ है, आदित्य 1, ये 2017 में भेजा था,
इसको लेकर के करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ आता रहता है। तो ये आपको एक बस याद रख लेना कि सूर्य से संबंधित कौन सा हमारा प्रक्षेपण यान सूर्य की सतह की स्टडी के लिए जा रखा है। तो हमारा जो सूर्य से स्टडी के लिए है वो आदित्य 1, आदित्य 2, ये हमारे कुछ मिशन है सूर्य से संबंधित। सभी ग्रहों से रिलेटेड किसी न किसी देश का या किसी न किसी संस्थान का, नासा हो गया, इन सब का हो गया, कोई ना कोई मिशन चल रहा है। करंट अफेयर्स वाला इसके साथ लेना है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हर ग्रह से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लेता था। अब वो जो जीके वाला काम है ना, लूसेंट वाला, वो थोड़ा सा सौर मंडल से कम हो गया और थोड़ा तार्किक वाली चीजें पूछ रहा है बस वो सौर मंडल से। और ऐसा कुछ काम जो कि करंट अफेयर्स में अगर कुछ सौर मंडल को लेकर के हुआ है वो आपको रिलेट करके पूछेगा। हमारा काम यहाँ पर सौर मंडल में मूल रूप से शब्दावलियों को जानना है, पिंडों को जानना है, ये होते क्या है, इस तरीके की चीज है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी कर लो थोड़ी सी। अरे हाँ, क्रोमोस्फेयर क्या, कोरोना क्रोमोस्फेयर तक, सूर्य की सतह तक ले जा रहे हैं हम लोग मिशन को। अब सवाल ये आता है कि सर वो पिघल तो नहीं जाएगा। असली क्वेश्चन तो ये है कि वो पिघल तो नहीं जाएगा। हम्म हम्म हम्म। तो हम उसको बनाएंगे ना, उस हिसाब से वो बना रहे होंगे ना उसके सरफेस को। अभी तक तो कोई गया नहीं है, अभी तक तो कोई अभी कोरोना में तो एंटर नहीं करा है, वायुमंडल तक तो चले गए हैं लेकिन कोरोना में तक हम नहीं गए हैं। और आपको पता है जैसे अभी जब हम वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि ठंडी और गर्मी, ये जो वायुमंडल में ठंड और गर्म है, ये केवल और केवल सिर्फ तीन, ये यहाँ तक है, मध्य मंडल तक है, उसके ऊपर ठंड गर्म नहीं है। तापमान ज्यादा है लेकिन ठंड और गर्म वाली चीजें वहां पर नहीं है। मतलब आप लगा लो कि आपके जो ग्रह हैं, हमारे जो ग्रह हैं वो टेम्परेचर के हिसाब से कितने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के आसपास में होंगे। जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, जो सबसे छोट, नासा का केंद्र देख लेते हैं, जो आपका ये स्पेस सेंटर है ऊपर, नासा का जो स्पेस सेंटर है, आईएसआई, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, आईएससी, आईएसएस सॉरी, ये कितना है, ये 200 से 250 किलोमीटर बस, यहाँ से 200 किलोमीटर। अब यहाँ से 200 किलोमीटर पर वहां पर टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर के हिसाब से, तापमान के हिसाब से क्या लगता है कितना होगा? हम्म? लगभग लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। एक मिनट, -100, हाँ लगभग लगभग 100 से 200 के बीच में होगा। लेकिन वो टेम्परेचर महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि तापमान महसूस करने के लिए तापमानीय चीजें होनी चाहिए, और वहां तापमानीय चीजें नहीं है, वहां वायुमंडल नहीं है। तो जहां पर तापमान को एब्जॉर्ब करने वाली चीजें होंगी, अवशोषित करने वाली चीजें होंगी, या तापमान से संबंधित ऊर्जा को अवशोषित करना या ऊर्जा को विकिरित करना, ऐसे तत्व होंगे, वहीं पर आपको गर्मी और सर्दी महसूस होगी। आप समझ रहे हो, वहां पर महसूस नहीं होती है गर्मी उतनी। लेकिन हाँ ये सत्य है कि सौरमंडल में यहां तक तो भट्टी होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर वाली चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट ये है, अनुमानित है कि यहाँ पर, यहाँ सतह तक हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, सतह के अंदर हो सकता है ये चीज। तो ये है आपका सौरमंडल से संबंधित मुख्य तथ्य। ठीक है, अब इसमें से एक एक चीजें इनके बारे में लिख लो आप। मैं यहां से लिखवाना स्टार्ट करूंगा इनसे रिलेटेड। ठीक है, कोर लिखने की जरूरत नहीं, रेडियो नहीं लिखना है, संवहन नहीं लिखना है, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल के बारे में एक लाइन लिखना। जो ऑलरेडी डायग्राम में है वो क्यों वेस्ट करना है। प्रकाश मंडल, सूर्य की, डैश डाल करके लिखो, सूर्य की सतह, सूर्य की सतह को कहते हैं सौर कलंक। सौर कलंक, सूर्य की सतह के वह भाग, सूर्य की सतह के वह भाग जहां से
सौर ज्वालाएं छटक कर सूर्य की सतह से बाहर चले जाते हैं। यह क्षेत्र सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, या सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में 1500 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा क्षेत्र, सूर्य का सबसे ठंडा क्षेत्र 1500 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद लिखो सौर ज्वालाएं। सौर ज्वालाएं सूर्य की सतह से छटक कर सूर्य की सतह से छटक कर ब्रह्मांड में जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें यह यह तरंगें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में लिख लेना, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात चुंबकीय चुंबकीय अणुओं से ठीक है, ब्रैकेट में अणु नहीं, आयन लिखना, सॉरी अणु तो मॉलिक्यूल हो जाएगा ना, आयन, चुंबकीय आयन से प्रकीर्णन के तहत, प्रकीर्णन प्रक्रिया के तहत रंगीन रोशनी उत्सर्जित करती है, रंगीन रोशनी उत्सर्जित करती है। इस रंगीन रोशनी को उत्तरी गोलार्ध में, यहां पर मैं बना दूं इस डायग्राम को, ये डायग्राम मैंने समझाया नहीं ना, चलो पहले थ्योरी लिख लो इसकी, मैं डायग्राम समझाऊंगा। उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। ठीक है, ऑरोरा का फिनोमिना, इसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप बस लिख लो इसको। उसके बाद लिखो कोरोना। सूर्य के का सबसे बाहरी क्षेत्र, सूर्य का सबसे बाहरी क्षेत्र जो उसके वायुमंडल का हिस्सा है, यह सूर्य का अंतिम दृश्यमय क्षेत्र है, मतलब लास्ट जो दिखेगा सूर्य का, यह सूर्य का अंतिम दृश्यमय क्षेत्र है। ठीक है, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखता है। जैसे देखो, मैं आपको बोलूं कि आपको दूर से पृथ्वी का
कितना क्षेत्र दिखेगा, तो आपको सतह भी दिखेगा लेकिन सतह के बाहर का भी कुछ हिस्सा दिखेगा जो कि बादल होंगे। अब जो बादल वाला जो क्षेत्र है वो सतह का क्षेत्र तो है नहीं, वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र वायुमंडल का भी, क्योंकि पांच स्तर है। तो नहीं बहिर नहीं, बहिर तो सबसे बाहर वाला हो गया, एक्सोस्फीयर। जो सबसे पहला वाला सबसे निचला स्तर कौन सा है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल तक तो दिख ही रहा है ना हमें बाहर से, कहने का मतलब ये। ऐसे ही इसका कोरोना तक दिख रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए इससे रिलेटेड। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऑरोरा की प्रक्रिया एक्सप्लेन करता हूँ, इसको खत्म कर लेते हैं क्योंकि ऑरोरा वैसे आगे आएगा, बट फिर भी देख लेते हैं। समझ लो ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी से उसके ध्रुव से इस प्रकार से विद्युत तरंगे ऐसे निकल रही होती हैं। ये पृथ्वी का एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है ये। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर चुंबकों के आयन होंगे ना, चुंबकीय पदार्थ, ये चुंबकीय पदार्थ के आयन है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या है आपके, एक एनर्जी होगी ना, ये एनर्जी किसी न किसी रूप में तो होगी इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा क्लोजअप कर लेते हैं। तो ये जो आयन है यहाँ पर, इस आयन का क्लोजअप कर लेते हैं इधर, इसको ऐसे प्रिज्म जैसा बना देते हैं। ठीक है, क्या है ये, चुंबकीय तत्व का आयन है ये। अब इस पर क्या होता है कि जब ये सूर्य के मंडल से ये सौर ज्वालाएं इस तरीके से जाती है, ये तो ये हो गई आपकी सौर ज्वाला। तो जब ये व्हाइट लाइट है, समझ लो एक तरीके से सफेद रोशनी, और जब ये सौर ज्वालाएं यहाँ से उत्सर्ज जाती है तो यहाँ पर होती है क्या, प्रकीर्णन की प्रक्रिया। क्योंकि ये तो यहाँ हो रही है ना एक्चुअल में, ये तो मैं नजदीक का दिखा रहा हूँ, यहाँ जा रही है। तो इसके बाद ये क्या हो रही है, प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन जब हो रही है तो ये क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके की क्या कर रहा है, तरंग दैर्ध्य को उत्सर्जित कर रहा है ऐसे करके। अब आप ऐसे ऐसे क्षेत्र को आसमान में देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, कोई व्यक्ति जब यहाँ पर खड़ा होगा तो इसको यहाँ के आसमान में क्या दिखेगा, ये पूरा का पूरा जो आसमान है ये एक प्रकार का रंगीन आसमान दिखेगा। क्योंकि आसमान का कलर आपको कैसे पता लगता है, आसमान का कलर नीला क्यों है, क्योंकि दिन के टाइम पर जो श्वेत रोशनी आती है सूर्य की, ये धूल कणों के साथ प्रकीर्णन करती है, और हमारे और धूलकण और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसके अनुसार अलग अलग तरीके के तरंग दैर्ध्य निकलते, तो दिन में नीला दिखता है, शाम को आते आते थोड़ा डार्क हो जाता है। और अभी रात को क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंधेरा हो गया, क्योंकि कोई धूप यहाँ रोशनी आई नहीं रही, तो प्रकीर्णन हो ही नहीं रहा। अब ये जो गोल, जैसे ये पृथ्वी होगी, ये कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो है ना, देखो ऐसा नहीं है कि ये केवल आपको उत्तरी ध्रुव से दिखेगा, या तो आपको उत्तरी ध्रुव से दिखेगा या दक्षिणी ध्रुव से दिखेगा। क्यों दिखता है, क्योंकि इक्वेटर के आसपास हो तो रहा है, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तत्व है ये उन कलर्स को नीचे की तरफ धकेल देता है या ऊपर की तरफ धकेल देता है, इसलिए इस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ज्यादा दिखता है इसलिए। ठीक है, आपको इक्वेटर के आसपास या ये जो उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिक वाला क्षेत्र यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सारे तरंग कहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, ध्रुवों की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसलिए यहीं पर दिखेगा। अब बड़ा आसान है, दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के नाम पर है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, और, उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरियलिस। अब आप नॉर्वे वगैरह जाओगे, स्वीडन वगैरह, तो नॉर्वे किस चीज के लिए जाना जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य है ना, ये ऑरोरा की प्रकाश देखने के लिए तो होता है, ये फिनोमिना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द और आपने याद रखना है, और वो शब्द क्या है, सौर ज्वाला और चुंबकीय आयन के बीच में क्या हो रहा है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। अभी इनकेस आप हल्का लिख लो, जब मैं वायुमंडल पढ़ाऊंगा ना,
तो जब मैं वायुमंडल पढ़ाऊंगा, वायुमंडल की संरचना, उसमें धूलकण, धूलकण जब पढ़ाऊंगा तो पूरा प्रकीर्णन का प्रोसेस फिर से देख लेंगे, क्योंकि धूलकण का जो धूलकण की प्रकृति है, नेचर है, वो हमने समझना है। इसको थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या आएगा, बस खाली यही तो आएगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहते हैं, रंगीन रोशनी और सौर ज्वाला और चुंबकीय जो क्षेत्र है, बस 3-4 कीवर्ड्स हैं, बस कीवर्ड पे गेम बननी है सारी की सारी। तो इस क्लास में आज इतना ही करते हैं। कल हम लोगों ने सूर्य तो हो गया है, अब कल हम लोग उल्का और धूमकेतु, मैं पहले इन सब के बारे में बता दूंगा थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना जितना बताना है उदाहरण के साथ, डेफिनेशंस। उसके बाद तब हम ग्रहों पर चलेंगे, फिर एक एक करके ग्रह वगैरह।